वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 11 ऑफ माफिया रिवेंज लव। कृतिका कुछ बोलती उससे पहले ही वह लड़का रोते हुए बोलता है, आप कृतिका दी बोल रही हो क्या? उस लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर कृतिका बहुत हैरान होती है। वो तुरंत जवाब देते हुए बोलती है, हाँ मैं कृतिका हूँ। लेकिन लड़का फिर से कहता है, प्लीज कृतिका दी, मेरी दी को बचा लो। आगे की लाइन सुनकर कृतिका की बात उसके मुंह में ही रह जाती है। वह कुछ बोलती उससे पहले ही फिर वह लड़का बोल पड़ता है, मैं तन्वी दी की बात कर रहा हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं छोटू। तन्वी का नाम सुनकर कृतिका के पैरों से के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो खड़े होते हुए बोलती है, छोटू आप हो ये? और क्या हुआ तन्वी को जो आप उसे बचाने को बोल रहे हो? तब तन्वी का भाई रोते हुए बोलता है, दी मेरे ऑपरेशन के कारण तन्वी दी किसी गंदे इंसान से शादी कर रही है। पहले ये शादी कल होने वाली थी, लेकिन उसने ये शर्त रखी कि अब पहले उनकी शादी होगी फिर मेरा ऑपरेशन। मैंने बहुत मुश्किल से आपका नंबर लिया तन्वी दी के फ़ोन से। प्लीज़ आप बचा लो उन्हें, मुझे नहीं कराना कोई ऑपरेशन। कृतिका तन्वी के भाई को ये यकीन दिलाकर कि वे तन्वी को बचा लेगी कॉल कट कर देती है। लेकिन अब कृतिका के सामने मुसीबत ये थी कि वो क्या करेगी। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। जब वे ओपन करके देखती है तो एक लोकेशन शेयर किया गया था। यह वही जगह थी जहाँ तन्वी शादी करने वाली थी। कृतिका अपने कमरे में इधर से उधर घूमते हुए अब सोचने लग जाती है कि वे क्या करे। तभी वे अपना फ़ोन लेकर सौर्य को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन अनरीचेबल बता रहा था। फिर वो युवान को कॉल करने का सोचती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वे तो शहर से बाहर है। फिर वे बार बार सौर्य को ही फ़ोन लगाने लगती है, लेकिन एक बार फिर उसका कॉल नहीं लगता। फिर वे युवान को ही फ़ोन करती है, लेकिन उसका भी फ़ोन नहीं लगता। तभी कृतिका एक लंबी सांस लेकर अपना दुपट्टा उठाती है और ओढ़ते हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देती है। बाहर निकलकर वो गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर को एक लोकेशन बताती है और तुरंत चलने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों की साइड एक पुरानी मंदिर थी जिसने जिसने जिसे पूरी तरह से फूलों से सजाया हुआ था। पूरे मंदिर में गार्ड्स अपने हाथों में गन लिए खड़े थे। उसी मंदिर के अंदर मंडप पे एक अधेड़ उम्र का आदमी क्रीम रंग की शेरवानी पहने बैठा था। सामने बैठा पंडित मंत्र उच्चारण कर रहा था। उस आदमी के चेहरे पर एक कट का निशान था। देखने में वो किसी ठगी से कम नहीं था। उसकी लाल आँखें साफ-साफ बता रही थी कि उसने अभी भी शराब पी रखी है। मंडप के अगल-बगल एक लड़का और एक लड़की खड़े थे, जिसकी उम्र 20 या 22 के करीब थी। वहीं में दूसरी तरफ एक और अधेड़ उम्र का आदमी और उसके साथ एक औरत खड़ी थी, जिसका मेकअप उसकी उम्र से ज़्यादा था। दोनों ही एक-दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। जैसा उन्होंने जो सोचा था, वो हो गया। तब पंडित जी दूसरे अधेड़ उम्र के आदमी को देख बोलते हैं, जजमान अब आप दुल्हन को ले आइए। तभी वह आदमी अपने साइड में खड़ी अपनी पत्नी को देख बोलता है, सुशीला जी जाइए और मेरी तन्वी बिटिया को ले आइए। अभी भी औरत जिसने हद से ज़्यादा मेकअप किया था, वो मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है और अपने कदम वहीं बने एक रूम की तरफ बढ़ा देती है। वहीं रूम में तन्वी दुल्हन की तरह सजी अपनी माँ को पकड़कर रो रही थी। उसने भी लाल रंग का लहंगा पहना था, हाथों में हल्की मेहंदी और पूरी दुल्हन की तरह सजी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कमी थी तो उसकी मुस्कान की, जो दूर दूर तक उसके चेहरे पर नहीं दिख रही थी। उसकी जगह आंसू भरे हुए थे। उस रूम का दरवाजा झटके से खुलता है और सुशीला जी अपनी साड़ी का पल्लू सही करते हुए अंदर आती है। उन दोनों माँ बेटी को रोता देख अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अगर तुम दोनों माँ बेटी का रोने का नाटक हो गया हो तो चलो बाहर, दूल्हा इंतजार कर रहा है। तब तन्वी अपने आंसू पोंछकर सुशीला जी के सामने आते हुए कहती है, छोटी माँ क्यों कर रहे हैं आप और पापा मेरे साथ ये सब? आखिर मैं भी तो उनकी बेटी हूँ और जिसका नाम लेकर वो मुझसे इतना कुछ करवा रहे हैं ना, वो तो उनका बेटा है। फिर क्यों करवा रहे हैं वे ये सब? क्या वो ये देख नहीं पा रहे कि वह मुझसे कितना बड़ा है? और आप भी तो एक औरत है, आपकी भी बेटी। तन्वी इससे आगे बोलती उससे पहले ही उसके गालों पर जोर का एक थप्पड़ पड़ता है और उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। थप्पड़ मारकर सुशीला जी उसकी बाह को जोर से पकड़ते हुए अपने दांत पीसते हुए कहती है, खबरदार लड़की, जो तुमने अपने मुंह से मेरी बेटी का नाम भी लिया। तो इतना बोलकर वो झटके से तन्वी को छोड़ देती है और उसका बाल पकड़कर बोलती है, चल अब बाहर, तुम्हारी वे दूल्हा राजा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर वे तन्वी को वैसे ही बाहर लेकर आती है और उसे उस आदमी के बगल में बैठाकर उस आदमी की तरफ देखते हुए प्यार से बोलती है, यह लीजिए अनमोल जी आपकी दुल्हनिया। तभी उनकी नज़र तन्वी की पीठ पर जाती है। चुन्नी हटने के कारण उसकी गोरी पीठ और उस पर बने बेल्ट का निशान देख वो मुस्कुराते हुए उसकी चुनरी से पीठ ढककर अपने पति के साथ आकर खड़ी हो जाती है। पंडित जी शादी की रस्म एक एक कर पढ़ने लगते हैं। अब बारी आती है जयमाला की। तभी सुशीला जी फिर एक बार जबरदस्ती तन्वी की बाह पे अपनी पकड़ कसते हुए उसे उठाती है और सामने खड़े अनमोल की तरफ देख कहती है, अरे जमाई जी पहनाइए माला, शादी की और भी बहुत सी रस्में बाकी हैं, अभी जल्दी जल्दी शादी करेंगे तभी तो इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तभी वे अधेड़ उम्र का आदमी यानी अनमोल बाजवाई एक हाँ गंदी हंसी हंसते हुए तन्वी के गले में माला डालता है और सुशीला जी की तरफ देख कहता है,
इसलिए जाने की तो जल्दी मुझे भी है सासू माँ, सासू जी, कितने दिनों बाद आज रात नींद अच्छे से आएगी, इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगता है और उसकी बातें सुनकर तन्वी की रूह कांप जाती है। इसके बाद सुशीला जी तन्वी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अनमोल बाजपेयी को माला डलवाती है। तभी एक बार फिर पंडित जी दोनों को बिठाते हैं और शादी की रस्म आगे बढ़ाते हैं। कन्यादान की बारी आती है तो तन्वी के पिता उसकी मां को रोककर खुद के साथ अपनी दूसरी पत्नी को लेकर उसका कन्यादान करते हैं। तभी पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़ा करते हैं और एक बार फिर सुशीला जी तन्वी की बाह पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा करती है और उसे फेरे लेने को कहती है। देखते ही देखते फेरे पूरे होते हैं। तन्वी का हर एक कदम बड़ी मुश्किल से बढ़ा था। अब बारी आती है सिंदूरदान की। सुशीला जी सिंदूर से भरा थाल उठाकर अनमोल के सामने करते हुए कहती है, जमाई जी उठाइए सिंदूर और भर दीजिए इसकी मांग और बना लीजिए इसे हमेशा के लिए अपना। सिंदूर पर नजर पड़ते ही तन्वी की आंखें सिंदूर पर नजर जाते ही तन्वी की भरी आंखें सामने की तरफ जाती हैं, जहां उसकी माँ बेबस बस चुपचाप उसे देख रही थी। तभी अनमोल बाजपेयी मुस्कुराते हुए अपनी चुटकी में सिंदूर उठाता है। जैसे ही वह तन्वी की मांग में भरने को होता है तभी उसके हाथ में एक चप्पल आकर लगती है और उसकी चुटकी में भरा वो सिंदूर दूसरी तरफ गिर जाता है। तभी सबकी नजर सामने जाती है, जहां एक लड़की अपने हाथों में एक और चप्पल पकड़े गुस्से से उसे घूर रही थी। उस लड़की को देखकर तन्वी के मुंह से निकलता है, कर्तिका। क्योंकि वह ही कर्तिका थी जो गुस्से में अपने हाथ में अपना एक सैंडल पकड़े खड़ी थी। एक सैंडल से अभी अभी उसने अनमोल अनमोल बाजपेयी के हाथ पर मारा था। कर्तिका को वे वहां अकेला देख तन्वी को अब उसकी चिंता होने लगती है। वो जैसे ही उसके पास जाने को खड़ी होती है, अनमोल बाजपेयी तुरंत उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपने पास बिठाता है। फिर खुद गुस्से से खड़ा होते हुए चिल्लाता है, गार्ड गार्ड, कहाँ मर गए सब। तभी उसे पीछे से गार्ड्स दौड़ते हुए आते नजर आते हैं। अनमोल बाजपेयी की नजर कर्तिका पे जाती है और वह ठगी इंसान उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वो अपना हाथ दिखाकर उन गार्ड्स को आगे बढ़ने से रोकता है और अपने कदम कर्तिका की तरफ बढ़ा आकर एक लस्ट भरी नजरें उसके ऊपर से नीचे तक डालते हुए कहता है, वह सच कहते हैं लोग, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। पहले एक बीवी नहीं मिल रही थी, अब देखो एक के साथ एक फ्री मिलेगी, वो भी तुम्हारे जैसी परी। अरे नहीं नहीं अप्सरा। इतना बोलकर वो कर्तिका के एकदम सामने खड़ा हो जाता है। अनमोल बाजपेयी की भद्दी बातें सुनकर कर्तिका के गुस्से की आग ज्वालामुखी में बदल जाती है। वे ना आओ देखती है ना ताओ अपनी चप्पल पकड़े हाथ उठाती है और एक खींचकर चप्पल उस अनमोल बाजपेयी के गालों पर जड़ देती है। इसके साथ ही वहां खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वहां का माहौल एकदम शांत हो गया था। तभी कर्तिका अपने दांत पीसते हुए कहती है, साले बुढ़े ठरकी कहीं के, अपनी उम्र नहीं दिखती। इस उम्र में लोग पूजा पाठ करते हैं और तू लड़कियों के सपने देख रहा है। कर्तिका का ध्यान अनमोल पर था। तभी सुशीला जी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, ए लड़की कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे जमाई पे हाथ उठाने की। इतना बोलकर वह तुरंत कर्तिका का कंधा पकड़कर उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है। कर्तिका संभल नहीं पाती और जैसे ही पीछे मुंह के बल गिरने वाली होती है, उसके दोनों हाथ कोई अपने मजबूत हाथों में पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। जब कर्तिका देखती है कि वो बच गई है तब उसकी नजर अपने हाथों पर जाती है। कर्तिका जैसे ही अपने लेफ्ट साइड में देखती है तो वहां आगे उसके हाथों को थामे सोरी अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। फिर कर्तिका अपने राइट साइड में देखती है तो उसके हाथों को युवान ने पकड़ा हुआ था, लेकिन उसका एक्सप्रेशन भी शौर्य के जैसा ही था। मतलब वे भी गुस्से से ही कर्तिका को घूर रहा था। दोनों कर्तिका को सीधा खड़ा करते हैं, लेकिन अभी भी उसे ही घूर रहे थे। कर्तिका अपने दोनों हाथ बांधकर दोनों भाइयों पर नजर टिकाते हुए बोलती है, अगर इस मासूम सी बच्ची को डराना हो गया हो तो क्या आप दोनों मेरी बेटी की शादी इस बूढ़े से करने होने से रोकेंगे। इतना बोलकर वो अपना हाथ अनमोल बाजपेयी की तरफ करके इशारा करती है। वहां खड़े किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज ये सब है कौन। तभी सुशीला जी फिर एक बार तेवर में आकर कहती है, सुन लड़की, चुपचाप निकल जा यहाँ से और अपने इन दोनों यार को भी लेती जा। कहीं ऐसा ना हो अपने दोस्त को बचाते बचाते तू भी इसके साथ ही कहीं पे इन्होंने उन्होंने इतना ही बोला था कि उनकी एक जोरदार चीख निकल जाती है, क्योंकि सूर्य ने उनकी में उंगली पूरी तरह मरोड़ कर उलट कर दी थी जो उन्होंने कर्तिका की तरफ दिखाई थी। माहौल देखते ही देखते बदल गया था। सुशीला जी अपना हाथ पकड़कर रोते हुए उल्टे पांव पीछे हट गई। अचानक मंदिर के चारों तरफ काले कपड़े पहने गार्ड्स भरने लगे और बंदूक पकड़े गार्ड्स का घेरा बन गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सूर्य एक चेयर खींचकर उस पर बैठते हुए अपनी नजरें चारों तरफ फेरता है और युवान को देखकर कहता है, जल्दी खत्म करो ये तमाशा। इतना बोलकर भी कर्तिका का हाथ खींचकर उसे अपनी लेप पर बिठा लेता है और उसके कान में धीरे से मगर वार्निंग भरे टोन में कहता है, बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी, चलो सारी हिम्मत आज रात पेड़ पर उतारता हूँ। सौर्य की धमकी सुनकर कर्तिका अपना
थूक गटकते हुए अपना सिर झुकाकर एक अच्छी बच्ची की तरह बैठ जाती है। वहीं युवान अपने कदम तन्वी की तरफ बढ़ाए जाता है, जो मंडप पर बैठी थी। उसे देखकर युवान की सारी धमकियां याद आने लगती है और वे डर से कांपने लगती है। एक कदम युवान एकदम उसके सामने खड़ा होकर उसके दुल्हन के लिबास में ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर अपनी नज़र अनमोल बाजपेयी पर डालता है, जिसके गाल पर कृतिका के चप्पल का निशान साफ था। युवान तन्वी के चेहरे की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहता है, वैसे ये आपका बचपन का प्यार थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है। ओ सॉरी, मेरा मतलब थोड़ा ज़्यादा बुढ़ा नहीं है। युवान के तंज को तन्वी भली भांति समझ रही थी। तभी युवान अपना कदम अनमोल बाजपेयी की तरफ बढ़ाता है और उसके शेरवानी का कॉलर पकड़कर उसके चेहरे पर एक मुक्का जड़ते हुए कहता है, क्या कहा था तूने? एक के साथ एक फिरी। तेरी इतनी औकात ही नहीं है जो इन दोनों की तरफ नजर उठाकर भी देखे। वो उसे और संभालने ही वाला होता है कि अनमोल की बेटी युवान के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। युवान झटके से अनमोल को छोड़ देता है और उसकी बेटी से कहता है, लेकर जाइए अपने बाप को यहाँ से। अगर एक सेकंड भी यहाँ रहा तो अच्छी खासी मौत दूंगा उसे। युवान का ये रूप देखकर तन्वी और भी डर जाती है। अनमोल के बच्चे उसे वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी युवान एक बार फिर तन्वी के कड़े शब्दों में बोलता है, अब क्या अपने इस बचपन के प्यार के फिर से आने का इंतजार कर रही हैं आप? जाइए और जल्दी अपने कपड़े चेंज कीजिए। तन्वी जैसे ही जाने को होती है, उसके पिता अशोक जी उसके बाह पकड़कर उसे रोकते हुए युवान से बोलते हैं, आज बचा लिया आपने, लेकिन आगे का क्या? बाप हूँ मैं इसका, आज नहीं तो कल इसकी शादी कहीं करूँगा ही। और ये अपने उस बीमार भाई को बचाने के लिए ये शादी करेगी ही। कब तक बचाएंगे आप इसे? और चलिए, इसे बचाने के लिए आप इसको अपने साथ रखने लगे तो लोगों को क्या जवाब देंगे? किस रिश्ते से रख रहे हैं आप इसको अपने साथ? और आप बिना रिश्ते के कोई अगर बिना रिश्ते के कोई लड़का किसी लड़की को अपने साथ रखता है तो जानते हैं उस लड़की को उसकी रखेल कहा जाता है। अशोक जी का इतना कहना था कि सूर्य जो बहुत देर से शांत बैठा था, वो दूर खड़े होते हुए कृतिका को अच्छे से बिठाता है और कदम आगे बढ़ाकर गुस्से में बोलता है, शांत बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे भाई को कुछ भी बोलते जाए। और हो सकता है आपके लिए आपके बेटे की कोई इज्जत ना हो, लेकिन हमारे लिए है। सूर्य बोल ही रहा था कि कृतिका तुरंत अपनी जगह से खड़ी होकर युवान के पास आती है और उसके बाहों को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे पास एक आइडिया है जिस कारण कोई कुछ नहीं बोलेगा। सॉरी आप ना युवान की शादी तन्वी से करवा दो। कृतिका की बात सुनकर युवान गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, कृतिका प्लीज सोच समझ कर बोला कीजिए, हमेशा मजाक ठीक नहीं है। तभी उसकी नज़र सौर्य पर जाती है, जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। रीजन साफ था, क्योंकि युवान ने उसकी बीवी पर गुस्सा किया था। सौर्य की घूरती नजरों से को देख युवान अपनी भौहें सिकुड़कर तुरंत बोलता है, सॉरी भाई। कृतिका युवान के बाहों में अपने दोनों हाथ लपेटकर अपना सिर उस पर टिका देती है और युवान की तरफ देखते हुए बहुत से मासूमियत से बोलती है, प्लीज ना युवान, कर लीजिए ना शादी। उसकी मासूमियत भरी रिक्वेस्ट सुनकर युवान अपना सर नाम में हिलाकर धीरे से बोलता है, इन्हें तो मैं डांट भी नहीं सकता, नहीं तो भाई अपनी आंखों से ही मुझे भस्म कर देंगे। तब युवान थोड़ा सीरियस होते हुए अपना एक हाथ कृतिका के सर पर फेरने लगता है, जो अभी भी उसी तरह उसका बाह पकड़कर अपना सर उस पर सटाई खड़ी थी। तभी युवान कहता है, कृतिका आप तो जानती है ना मेरे पास मुझे ना मेरा पास्ट मुझे खुद अपने पास्ट से घिन आती है, तो मैं क्यों सब जानकर भी किस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करूं? कृतिका अपना सर ऊपर कर युवान को देखते हुए कहती है, पास्ट का मतलब ही होता है जो चला गया। आप पास्ट को पकड़कर अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? फिर वो अपनी नज़रें चुराते हुए कहती है, वैसे भी मैंने तन्वी को सब पहले ही बता दिया था आपके बारे में। कृतिका की बात सुनकर युवान उसे घूरने लगता है। तभी कृतिका उसको छोड़कर तुरंत सूर्य के पास पीछे खड़ी हो जाती है और अपना सर बाहर निकालते हुए युवान की तरफ देख कर कहती है, आपको तो पहले ही बताया था ना, आप दोनों की सेटिंग कराने का प्लान था मेरा, इसलिए बता दिया था उसे पहले ही सब। तब सूर्य और युवान दोनों ही अपना सर एक साथ कृतिका की हरकतों पर ना में हिलाते हैं। तभी सूर्य अपना कदम युवान की तरफ बढ़ाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोलता है, वैसे कृतिका ने कुछ गलत नहीं कहा, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना चाहिए। फिर अपनी नजरें तन्वी की तरफ करके पूछता है, क्या आपको युवान के साथ शादी करने में कोई तकलीफ है? तन्वी अपना सर शर्म से नीचे झुका देती है। इसी के साथ कृतिका मुस्कुराते हुए दौड़कर सूर्य के करीब आती है और उसके सीने से लगकर चहकते हुए कहती है, थैंक यू सूर्य, मुझे पता था ये काम आप ही कर सकते हो। तभी सूर्य कृतिका का कंधा पकड़कर उसे खुद से दूर करता है और अपनी नज़र युवान पर करके उसे इशारे से ही आगे बढ़ने को कहता है। इसी के साथ युवान अपने कदम बढ़ा आकर मंडप पर जाता है और तन्वी का हाथ पकड़कर उसे मंडप पर लेकर बैठ जाता है। तभी पंडित जी शादी की रस्म एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं। युवान अपनी नज़र तन्वी पर रखकर उसके पास झुकता है और धीरे से उसके कान में कहता है, वार्निंग दी थी ना आपको, लेकिन आपने मेरी बातों को बहुत हल्के में लिया।
अब इसकी सजा तो आपको घर जाकर दूंगा, क्योंकि घर तो आपको लेकर ही जाऊंगा। युवान की धमकी सुनकर तन्वी की सांसें अटक जाती है और उसे एक एक कर अपनी वे कही वो सारी झूठी बातें याद आने लगती है, जो बार बार पूछने पूछने के बाद भी उसने युवान से कही थी। युवान मंडप पर बैठा अपनी साइड में बैठी तन्वी को गुस्से से घूर रहा था, जो चुपचाप अपना सर नीचे झुकाए बैठी थी। सामने बैठे पंडित जी अपना काम करते हुए शादी की रस्म एक एक कर आगे बढ़ा रहे थे। जयमाला से लेकर कन्यादान तक की रस्में हो चुकी थी। कन्यादान तन्वी की माँ ने किया था, वे भी खुशी खुशी। तभी आती है आखिरी रस्म, मतलब सिंदूरदान की। पंडित जी सिंदूर से भरा थाल युवान के सामने बढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद भी युवान सिंदूर नहीं उठाता। फिलहाल युवान अपने पास्ट से गुजर रहा था। तभी वो अपने कंधे पर किसी की पकड़ महसूस करता है और अपना सिर ऊपर करके देखता है तो उसके सामने कार्तिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उसे देख युवान के होठों पर भी एक मुस्कान आ जाती है। कार्तिका अपनी आंखों से ही उसे सिंदूर उठाने को कहती है और युवान भी अपना सर हाँ में हिलाकर सिंदूर को चुटकों में भरता है। जैसे ही वे तन्वी की मांग सजाने को होता है, तन्वी अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। इसी के साथ सभी उसे सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। तन्वी अपनी नजर चुराते हुए अपनी कांपती आवाज में कहती है, नहीं करनी मुझे शादी। इतना बोलकर अपना हाथ जोड़कर माफी मांगती है और तुरंत उठकर जैसे ही वे आगे जाने को होती है, युवान तुरंत उसका हाथ पकड़कर फिर से उसे मंडप पर बिठाता है और अपने दोनों हाथों से उसके दोनों गालों को पकड़ता है और जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। सिंदूर भरने के बाद युवान अपनी नजर तन्वी की माँ की तरफ करके नरमी से बोलता है, माफ़ कीजिएगा माँ, लेकिन आपकी बेटी अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही चलाती है, जितना शायद उसके पास है भी नहीं। तभी एक गार्ड आकर शौर्य को एक छोटा सा बॉक्स देता है और शौर्य वे चीज़ लेकर युवान के पास आता है। उसे उसके हाथों में रखकर वापस अपनी जगह जा बैठता है। युवान जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, उसमें एक सुंदर और प्यारा सा मंगलसूत्र होता है, जिसमें 3 डायमंड्स लगे हुए थे। युवान वो मंगलसूत्र बॉक्स से निकालकर तुरंत तन्वी के गले में पहनाने लगता है और उसी टाइम उसके कान के पास कहता है, अब सही है चिल्लात बॉस, आपका पति बन गया और अब घर और ऑफिस दोनों जगह टॉर्चर करूंगा, जिसकी वजह खुद आप नहीं दी है। झेलते रहना आप जिंदगी भर। फिर वो थोड़ी नरमी से कहता है, वैसे आपका भाई अब मेरे भाई के अंडर में है, तो उसकी चिंता छोड़ दो। इतना सुनते ही तन्वी की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। मंगलसूत्र पहनाकर युवान दूर हो जाता है। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी और तन्वी अपनी माँ से मिलकर युवान की गाड़ी में बैठकर अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए निकल जाती है। युवान और तन्वी एक गाड़ी में थे, वह शौर्य और कृतिका दूसरी गाड़ी में। कृतिका थोड़ा आगे ही निकल गई थी, क्योंकि उसे तन्वी के घर प्रेस की तैयारी जो करनी थी। आज वे जितनी एक्साइटेड और खुश थी, उसका बयान शायद ही कोई कर सकता था। कृतिका जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलकर सामने विला को देखती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि पूरे विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाइट्स और फूलों से पूरे विला जगमगा रहा था और हर तरफ बस रोशनी ही रोशनी थी। ये सब देखकर कृतिका तुरंत शौर्य के गले लगकर कहती है, थैंक यू शौर्य, ये सब करने के लिए। आप ना सच में बेस्ट हस्बैंड हो, आई लव यू। इतना बोलकर वो बिना किसी की तरफ देखे सूर्य के दोनों गालों को बारी बारी चूम लेती है। कृतिका की खुशी देखकर सूर्य उसके बालों को सही करते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बना? उसका सवाल सुनकर कृतिका अपना सर नाम में हिलाते हुए कहती है, मुझे कैसे पता होगा, और अभी आपको ये बताने की जरूरत कैसे पड़ गई? ये कोई टाइम है? तभी सूर्य एक ही स्माइल करते हुए बोलता है, यही सही टाइम है जान, बिकॉज आई मैं कोई भी काम बिना बेनिफिट के नहीं करता। सूर्य की बातें कृतिका के माथे के ऊपर से जा रही थी। वे थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है, आप बिना पागलों जैसी बातें करने लगे हैं, भला विला को डेकोरेट करने में आपका क्या बेनिफिट? तभी कृतिका कुछ समझ कर बोलती है, अच्छा अच्छा समझ आया, सारे डेकोरेशन पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिला होगा, इसी बेनिफिट की बात कर रहे हैं ना आप? कृतिका की बेवकूफ़ी जैसी बातें सुनकर सूर्य अपना सर नाम हिलाकर अपने कदम विला के अंतर बढ़ाते हुए खुद से कहता है, इस लड़की को लगता है कि मैं डिस्काउंट लेता हूँ। मैं सूर्य सिर्फ प्रताप डिस्काउंट लेता हूँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरी एक झलक पाने को तरस रहे हैं, और मैं दुनिया पर राज करने वाला, एक पल में दुनिया को खरीदने की ताकत रखने वाला, और मेरी बीवी को लगता है कि मैं डिस्काउंट लेता हूँ। अब अपनी भोली भाली बीवी को कैसे बताऊँ कि मैं इस तरह के करोड़ों विला का डेकोरेशन हर घंटे करवा सकता हूँ? सॉरी अपनी सोच में ही आगे चलता रहता है, पर कृतिका अपनी नजरें पूरे विला पर जमाए चारों तरफ देखते हुए सॉरी के पीछे चलती रहती है। तभी सॉरी हॉल में आकर रुक जाता है और कृतिका जिसकी नजर डेकोरेशन पर थी, वह सॉरी की पीठ से टकरा जाती है। टकराते ही अपना हाथ अपनी नाक पर रखकर गुस्सा करते हुए कहती है, सॉरी आप बिना तोड़ दी मेरी नाक, इंसान है या पत्थर? कृतिका की चीख सुनकर सॉरी तुरंत पीछे की तरफ पलटकर कृतिका के हाथों को हटाकर देखता है तो उसको जोर की हंसी आ जाती है, क्योंकि कृतिका की नाक एकदम लाल हो गई थी। खुद पर हंसता देखकर कृतिका का मुंह बन जाता है और सॉरी को घूरते हुए कहती है, अगर मेरी नाक को कुछ हुआ ना तो डिस्काउंट में बजाय आपके सारे पैसे मेरे इलाज में चले जाएंगे। कृतिका के मुंह से एक बार फिर डिस्काउंट वर्ड सुनकर सौर्य उसकी कमर पकड़कर खुद से चिपकाते हुए कहता
है, मेरी जान, मेरा बेनिफिट डिस्काउंट नहीं, तुम्हारी चीखें होगी जो आज पूरी रात मेरे बेड पर मेरे नीचे निकलेगी, वो भी मेरा नाम लेते हुए। बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें सोलो परफॉर्म करने में, तो आज जरा बेड पे भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना, नहीं तो जब मैं खुद पे आ गया तो हफ्ते भर बेड से नीचे उतरने के लायक नहीं रहोगी। इतना बोलकर सूर्य अपने रूम में चला जाता है और कृतिका अपना मुंह बिचकाते हुए कहती है, आज तो तू गई कृतिका, तेरा गब्बर तो आज बहुत अंग्री मोड में है। फिर वो अपने सर पर हल्का सा मारते हुए कहती है, लेकिन गलती भी तो तुम्हारी ही थी ना, अकेले ऐसे नहीं जाना चाहिए था, और अगर कुछ हो जाता तो चल छोड़, अब पहले तन्वी के गृह प्रवेश की तैयारी कर लो, बाद में अपने गब्बर को भी मना लूंगी। अभी फिलहाल हॉल में बहुत सारे सर्वेंट्स थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी नज़र उठाकर सूर्य और कृतिका को एक साथ देखे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उनकी नज़रें उठी तो उसके बाद ही वे खुद दुनिया से उठ जाएंगे। कृतिका अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाते हुए रूम में आती है, तभी उसकी नज़र सूर्य पर जाती है जिसने अभी एक कैजुअल ड्रेस पहना था। तभी उसकी नज़र पेड़ पर रखे एक गोल्डन ड्रेस पर जाती है जो दूर से ही दिखने में सुंदर लग रहा था। कृतिका तुरंत जाकर उस पेड़ ड्रेस को उठाकर देखती है तो उसकी आंखें खुशी से चमक जाती है, क्योंकि वे एक सुंदर सा रेडी टू वियर साड़ी था जिसको कृतिका आराम से पहन सकती थी, और उसके साथ एक स्लीवलेस ब्लाउज था। कृतिका वो साड़ी अपने हाथों में लेकर सूर्य की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, ये सब आपने कब किया, और ये साड़ी कितनी सुंदर है, आपने कब लिया इसे। कृतिका का सवाल सुनकर सूर्य उस पर तंज कसते हुए कहता है, जब तुम झांसी की रानी बनकर अकेले वहां लड़ रही थी ना, तब किया ये सब, और ये साड़ी तुम्हारे कबर्ड में महीनों से पड़ी है, लेकिन मोहतरमा को लड़ने से फुर्सत हो तब ना किसी चीज पर उनकी नजर जाए। सूर्य का ताना सुनकर कृतिका तुरंत उससे लिपट जाती है और उसके दोनों गालों को हल्का हल्का चूमते हुए कहती है, सूर्य माफ कर दो ना इस बार, अगली बार से कहीं बिना बताए जाऊंगी भी नहीं। तभी सूर्य हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, माफी चाहिए तो चलो एक राउंड अभी कर लेते हैं, मेरा मूड बन रहा है, एक राउंड के बाद मेरा गुस्सा भी कम हो जाएगा और बाकी के राउंड रात में करेंगे। सूर्य की बेशर्मी भरी बातें सुनकर कृतिका उसके सीने पे मुक्के से मारते हुए उससे दूर होती है और साड़ी उठाकर वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहती है, बहुत बेशर्म हो गए हैं आप। तभी सूर्य उसके पर अपनी नजर जमाए हुए कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए जान। 15 से 20 मिनट के अंदर ही युआन अपने साथ तन्वी को लिए रात सूर्य विला आ चुका था। फिलहाल दोनों भी दरवाजे के पास खड़े थे और उस घर में जतिन और नूर के साथ साथ कृतिका और सूर्य भी थे। एक कोने में खड़ी अनाया अपनी जलती आंखों से तन्वी को घूरे जा रही थी, जो अभी युआन के साथ दुल्हन की तरह सजी उसकी पत्नी बनकर खड़ी थी। अनाया अपनी जलती निगाहें उस पर डालकर कहती है, ये कृतिका क्या काफ़ी नहीं थी मुझे जलाने को, जो ये उसकी सहेली भी आ गई। तभी वे अचानक हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन इसे क्या पता जिस लड़के के साथ इस घर में आ रही है उसका और मेरा भी कभी कैसा रिश्ता हुआ करता था। ये नाजुक सी लड़की युआन सी ग्रोवर को सेटिस्फाई नहीं कर भी पाएगी कि उसे बेड पर क्या चाहिए, वे सिर्फ मैं जानती हूँ। ये आज की कोमल कली तो बस कुछ ही मिनट्स में मुरझा जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कृतिका मुस्कुराते हुए युआन और तन्वी का गृह प्रवेश करके दोनों को घर के अंदर लाती है और तन्वी का हाथ पकड़कर कहती है, ये घर जितना मेरा है आज से उतना तुम्हारा हुआ और उतना नूर देगा भी है, क्योंकि हम तीनों ही इस घर की बहुएं हैं। कृतिका की बातें सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं। तभी सूर्य अपनी नज़र सभी पर डालकर बोलता है, रात बहुत हो गई है, सब अपने अपने कमरे में जाओ, डिनर सब अपने कमरे में ही करेंगे। इतना बोलकर वो अपने रूम की तरफ चल पड़ता है। उसके जाते ही जतिन और नूर भी चले जाते हैं और युआन भी अपने रूम की तरफ चल पड़ता है, लेकिन दो लोग थे जिनकी सांसें अटकी हुई थी और वे बिल्कुल भी अपने रूम की तरफ जाना नहीं चाहती थी। वे थी कृतिका और तन्वी। जहाँ कृतिका सूर्य की दी हुई धमकियों को याद कर रूम में जाने के नाम से ही कांप रही थी, वहीं तन्वी को अब ये काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था युआन के साथ उसके रूम में रहने में, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता एक बॉस और एम्प्लॉय के अलावा और कुछ नहीं था। दोनों सहेलियां एक दूसरे का मुंह देखते हुए अपने अपने कमरे की तरफ चल पड़ती है। पहले कृतिका तन्वी को युआन के कमरे के सामने छोड़कर उसे टीज करते हुए कहती है, बे सुहागना मेरी जान, और तुम हर एक एक बात मुझे बताएगी सुबह, अब जा, युआन इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। कृतिका की बेशर्मी भरी बातें सुनकर तन्वी उसे घूरते हुए कहती है, एक तो मुझे तू जल्लाद के रूम में अकेले भेज रही है, ऊपर से तुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ सुहागरात मनाएगा। मैं जानती हूँ वो अभी गुस्से में उबल रहा होगा, उसका बस चले तो मुझे कच्चा चबा जाए। तन्वी के इतना बोलते ही कृतिका जोर से हंसने लगती है। तभी अचानक से डोर खुलता है और वो सामने खड़ा युआन दोनों को घूरते हुए कहता है, क्या सारी बातें यहीं दरवाजे के पास खड़े होकर करनी है आप दोनों को। इतना बोलकर वे अपनी नज़र कृतिका पर डालकर बोलता है, कृतिका शायद आपको सूर्य भाई के गुस्से का नहीं पता, इसलिए उनके जाने के इतने देर बाद भी आप उनके पास नहीं गई। युआन की बातें सुनकर कृतिका तुरंत वहाँ से भागते हुए कहती है, आज तो मैं गई काम से। उसकी बातें सुनकर तन्वी को हंसी आ जाती है। तभी युआन उसकी बाह पकड़कर
रूम के अंदर खींचते हुए कहता है, बहुत हंसी आ रही है आपको, चलो आज आपकी सारी हंसी निकालता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कृतिका जल्दी जल्दी अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा रही थी, तभी कोई उसे झटके से गोद में उठाकर कृतिका के चेहरे पर फूंक मारते हुए बोलता है, गलती पर गलती किए जा रही हो तुम, चलो सारी कसर आज ही निकालता हूँ। युवान तन्वी का हाथ पकड़ तुरंत रूम के अंदर खींचता है और डोर जोर से बंद कर उसे उसे पास की दीवार से लगाते हुए अपना एक हाथ उसके एक साइड रखकर उसे ब्लॉक करते हुए बिना कुछ बोले बस उसे घूरे जा रहा था। लगातार युवान की नज़र खुद पर महसूस कर तन्वी अपना सर झुकाए बस चुपचाप खड़ी रहती है। तभी युवान अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर उसके चिन्ह को पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करता है और थोड़ा उसके चेहरे के पास झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, किस भी मिस शर्मा। युवान की बातें सुनकर तन्वी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके अंदर अब डर बढ़ते जा रहा था। हाँ, उसके दिल में युआन के लिए फीलिंग थी, लेकिन अभी तक वे दोनों ही रिश्ते के जिस दायरे में थे, उसके कारण तन्वी के लिए युआन की बस इतनी करीबी झेल पाना भी बहुत मुश्किल था। तन्वी धीरे से लेकिन अटकते हुए कहती है, सर आप ये क्या कह रहे हैं। तभी वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही युआन अपना हाथ बढ़ाकर उसके सीने से लहंगे का दुपट्टा हटाते हुए कहता है, उतारो अपने कपड़े, मुझे आपके साथ सुहागरात मनानी है मिस शर्मा। इतना बोलकर युआन तुरंत उसके सीने से दुपट्टा हटाकर साइड कर देता है और अपना हाथ उसकी खुली कमर में डालकर उसको खींचते हुए खुद से चिपका लेता है। तभी तन्वी अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लेती है। तभी युआन अपना चेहरा उसके चेहरे की ओर पास करते हुए बोलता है, क्या हुआ मिस शर्मा, किस करना नहीं आता। चलो ठीक है, जैसा आता है वैसा ही करो, बाकी का मैं देख लूंगा। ये सब बातें उसने कोई प्यार से नहीं कही थी, बल्कि उसके कहे एक एक शब्द में गुस्सा भरा हुआ था। युवान और कुछ कहता उससे पहले ही उसने तन्वी की सिसकियां सुनाई देने लगती है। उसको रोता देख युवान उसे छोड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, अब रो क्यों रही हैं आप, या फिर मेरे साथ सुहागरात मनाने में तकलीफ है। उस अनमोल वाजपेयी के साथ शायद कंफर्टेबल थी आप, है ना। युवान की उल्टी सीधे बातें सुनकर तन्वी अपनी भरी हुई आंखें ऊपर करती है और युवान को देखकर कहती है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं क्यों रहूंगी उसके साथ कंफर्टेबल, लेकिन आपको क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप। तन्वी आगे कुछ बोलती है उससे पहले ही युवान थोड़ा तेज आवाज में बोलता है, बस क्या कहा आपने, कैसी बातें कर रहा हूँ मैं, शुक्र मनाओ, मैं सिर्फ बातें ही कर रहा हूँ। अगर आपकी शादी आपके वो बचपन के प्यार से हो जाती ना, तो अभी आपके साथ वो बातें नहीं बहुत कुछ कर रहा होता। बहुत कुछ का मतलब तो पता ही होगा आपको, क्योंकि कोई बच्ची तो नहीं है आप। युवान की लगातार डांट सुनकर तन्वी अब बच्चों जैसा जोर जोर से रोने लगती है। वो रोते हुए भी बेड पर बैठकर अपने नाक से बहते पानी को पोंछते हुए कहती है, आप ना बहुत बुरे हो सर, माना कि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है आज, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मुझे इतना डांटेंगे। मेरी मजबूरी थी ना, इस कारण शादी कर रही थी उससे, लेकिन आप कौन सा अच्छे हैं, जब से रूम में आई हूँ बस डांटे ही जा रहे हैं। तन्वी कुछ बोलते तभी रूम का डोर नॉक होता है। तन्वी का ड्रामा देख रहा युवान अपना सरना में हिलाकर धीरे से बोलता है, फुल ड्रामा क्वीन है ये। फिर एक नज़र तन्वी पर डालकर कहता है, आखिर दोस्त किसकी है। इतना बोलकर वे तुरंत डोर खोलता है और देखता है कि बाहर सर्वेंट डिनर लिए खड़ा था। युवान तुरंत डिनर की ट्रे अपने हाथों में लेता है और डोर बंद कर देता है। तन्वी जो चुपचाप बैठकर युवान को देख रही थी, जैसे ही युवान टर्न होकर रूम में वापस आता है, तन्वी फिर से रोने लगती है। उसका नाटक देखकर युवान डिनर को टेबल पर रखकर कहता है, ड्रामा बंद करो, अपना और चेंज करके खाना खाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवान का ऑर्डर सुनकर तन्वी बेड से उठते हुए कहती है, कैसे चेंज करूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, दूसरे कुछ लाए ही नहीं मैं अपने साथ। तब युवान बिना कुछ बोले अपने कपड़ की तरफ जाता है और अपना एक टी शर्ट और ट्रैक अपने हाथों में लिए बाहर आता है। उसे तन्वी के सामने करके कहता है, ये पहन लो आज रात भर के लिए, कल से आपकी सारी ज़रूरत का सामान आपके सामने होगा। तन्वी तुरंत युवान के हाथों से उसके कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर चली जाती है, लेकिन बस कुछ ही सेकंड्स में बाहर निकल आती है। तन्वी को तुरंत बाहर निकलते देख युवान की आंखें सिकुड़ जाती है, लेकिन वो जैसे ही कुछ बोलने को होता है उससे पहले ही तन्वी आईने के सामने बैठते हुए कहती है, वो पहले ये ज्वेलरी निकाल लूँ फिर फ्रेश हो जाऊंगी। इतना बोलकर तन्वी एक एक कर अपने गहने निकालने लगती है। गहने उतार कर वो अपने सर से दुपट्टा उतारने को होती है, तभी उसका दुपट्टा पिन में फंसने के कारण निकल ही नहीं रहा था। वो बार बार दुपट्टे को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन निकाल नहीं पाती। वहीं सोफे पर बैठा युवान जब देखता है कि तन्वी बहुत देर से लगी पड़ी है, लेकिन दुपट्टे को
निकाल नहीं पा रही तो अपना सर लाचारी में हिलाकर सोफे से उठता है। वो तन्वी के पीछे खड़ा होकर उसके हाथ को पकड़कर हटाते हुए कहता है, रुको मैं करता हूँ, बहुत कर लिया आपने मेहनत, अब आराम करो। इतना बोलकर युवान बहुत ध्यान से दुपट्टे में लगा पिन निकालता है और दुपट्टे को उसके सर से हटाकर उसके हाथों पर रख देता है। जैसे ही वे वापस जाने को मुड़ता है, कुछ देखकर उसके कदम रुक जाते हैं। युवान तुरंत तन्वी की तरफ पलटकर उसकी खुली पीठ को देखने लगता है, जिस पर बहुत सारे लाल और कुछ नीले निशान थे। इसे देख युवान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वे तुरंत तन्वी की बाह पकड़कर झटके से उसे उठाकर अपने सामने खड़ा करता है। तभी तन्वी की एक हल्की चीख निकल जाती है और वे तुरंत अपनी बाह को युवान के हाथ से हटाने को कहती है। युआन के हाथ को हटाने लगती है। युआन रणवी की बांह छोड़कर तुरंत उसे पूरे गौर से देखने लगता है और पूछता है कि आपके शरीर पर इतने निशान क्यों हैं। तन्वी समझ रही थी कि उसके शरीर के निशान युआन ने देख लिए हैं। ये निशान बेल्ट के मारने के थे। वो सिचुएशन को संभालने के लिए मुस्कुराते हुए युआन को देखती है और कहती है, सर वो हेवी लहंगा पहनने के कारण रेशेस हो गए हैं। इतना बोलकर वे साइड में रखा कपड़ा उठाकर तुरंत वॉशरूम के अंदर भाग जाती है। तन्वी के वॉशरूम जाते ही युवान रूम में इधर से उधर टहलते हुए कहता है, कुछ तो है ये जो ये मिस शर्मा मुझसे छुपा रही है। वो कोई रोसेस के निशान नहीं थे। तभी अपने कदम रोककर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखता है और गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, फिर से झूठ बोला आपने मुझसे मिस शर्मा, अब आओ बाहर आप। सूर्य अपने कंधे से कृतिका को उठाए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है और कृतिका अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी पीठ पर मुक्के बरसा रही थी, लेकिन उससे सूर्य को खुजली के माफिक भी कुछ समझ नहीं आता। सूर्य उसे अपने कंधे पर लादे ही अपने रूम में आता है और अंदर आकर पहले डोर को अपने पैरों से मारकर बंद करता है और कृतिका को बेड पर पटकते हुए अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। वहीं कृतिका जो बेड पर गिर कर हल्का सा उछल जाती है, क्योंकि बेड काफी सॉफ्ट था। लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुद को संभाल कर बेड पर बैठते हुए अपनी नजर सूर्य पर डालकर बहुत ही मासूम शक्ल बनाते हुए कहती है, सूर्य प्लीज ना, अब तो माफ कर दो आप कहा तो गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी गलती। लेकिन सूर्य बिना कि उसकी कोई बात सुने अपना शर्ट खोलकर साइड में फेंकता है और कृतिका के दोनों पैर पकड़कर खुद की तरफ खींचता है। वो तुरंत उसके ऊपर आकर उसी पूरी तरह से खुद के अंदर किसी शिकारी की तरह दबोचते हुए अपने हाथों की पकड़ उसके गालों पर कसते हुए कहता है, अच्छा माफ कर दो, गलती हो गई तुमसे, अब से ऐसा नहीं करोगी तो मेरी जान। आज के बाद ऐसा करना तो दूर, आज रात के बाद ऐसा करने के बारे में सोचोगी भी नहीं। सूर्य अभी बिल्कुल ही नए अंदाज में था। वो सूर्य नहीं था जो था ही नहीं जो कृतिका को बिल्कुल बच्चों जैसा प्यार करता था। अभी जो सूर्य था वो कृतिका को हर बात पे वार्निंग दे रहा था। सूर्य की डोमिनेटिंग बातें सुनकर अब कृतिका को भी डर लगने लगता है। रूम का टेम्परेचर अचानक से गिरता हुआ महसूस होता है। सूर्य के हाथ अभी भी कृतिका के गालों पर कसे हुए थे, जिस कारण उसके होठों का पाउच बना हुआ था। तभी कृतिका कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मेरा गाल, दर्द हो रहा है। दर्द शब्द सुनकर सूर्य उसके गालों को छोड़ते हुए उसकी गर्दन के पास स्मक करते हुए कहता है, छोड़ने की उम्मीद तो आज मत ही करना जान, बिकॉज ट्राई इज गोइंग बी वेरी हार्ड फॉर यू एंड ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। तुम्हारे दोनों पैर कांपेंगे, लेकिन शायद आज मैं ना रुकूं। वे खुद को मजबूत कर लो आज के लिए। अब शायद कृतिका को समझ आ चुका था कि उसने अकेले बाहर निकलकर कितनी बड़ी गलती की थी। अगर वे चाहती तो अपने साथ गार्ड्स को लेकर जा सकती थी, लेकिन उसने अकेले बाहर निकलकर खुद को मुसीबत में डाला था। अगर सूर्य ने अपने गार्ड्स उसके पीछे न लगाए होते तो शायद पता नहीं चलता, पता नहीं आज उसके साथ क्या हो जाता। और यही सोचकर सूर्य उसे ऐसी पनिशमेंट दे रहा था जिस कारण अगली बार वो अकेले कुछ करने से पहले 100 बार सोचे। अब कृतिका खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लगती है। वो रोते हुए सूर्य की तरफ देखकर कहती है, प्लीज ना सूर्य, आज के लिए बस माफ कर दो मुझे, आपसे अभी बहुत डर लग रहा है। लेकिन सूर्य उसकी बातों को नजरअंदाज कर एक बार फिर उसके दोनों गालों पर अपनी पकड़ कसकर उसके उभरे हुए होठों पर अपने होंठ रखकर चूमने लगता है। लेकिन उसकी अभी की किस हमेशा की किस से अलग थी, क्योंकि अभी भी अपने होठों को नहीं, अपने दांतों को उसके होठों पर चला रहा था। और जब जब उसके दांत कृतिका के मुलायम होठों को छूते, कृतिका की एक आह जरूर निकलती। सूर्य उसके होठों को तब तक काटता रहा जब तक कि उसके होठों से खून ना निकलने लगा। जैसे ही सूर्य के मुंह पर खून का टेस्ट आता है, तुरंत उसके होठों को अलग कर अपनी एक नज़र उसके सूजे होठों पर डालता है जिस पर खून की कुछ बूंदें लगी हुई थी। बिना टाइम गए फिर एक बार उसके होठों को अपने होठों से कैप्चर कर लेता है, लेकिन इस बार वो काफ़ी सॉफ्ट किस कर रहा था। कृतिका को इससे भी तकलीफ होने लगती है, लेकिन सूर्य को दूर करने की हिम्मत फिलहाल उसमें नहीं थी। करीब 15 मिनट के किस के बाद सूर्य उसके होठों को खींचते हुए छोड़ता है। वो तुरंत अपने होठ उसके नेक पर रखकर उसे चूमने लगता है। उसके इस किस के साथ ही कृतिका भी बहकने लगती है, क्योंकि सूर्य जानता था ये उसका वीक पॉइंट है। उसे किस करते हुए सूर्य उसे लिए पलट जाता है और उसे अपने ऊपर करके अपना हाथ
उसके पेट की तरफ रखकर उसके ब्लाउज के हुक को खोलने लगता है। तुरंत ही हुक खोलकर उसे लिए पलट जाता है और 1 सेकंड में ही कृतिका के ब्लाउज को हटा देता है। ब्लाउज हटते ही कृतिका का सीना सूर्य के सामने था और कृतिका के हाथ अपने आप ही उसके बालों को सहलाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी सिसकियाँ चीखों में बदल जाती है क्योंकि सूर्य अभी बहुत ही बेदर्दी से उसके सीनों को अपने दांतों से काट रहा था। अब उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। कृतिका शुरू होते हुए सूर्य के कंधे को पकड़ कर उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, प्लीज़ ना सूर्य, अब छोड़ दीजिए, अब शायद ही मैं बर्दाश्त कर पाऊँ। सूर्य भले ही दिखा रहा था कि वो सब गुस्से में कर रहा है, लेकिन असल में सब ध्यान रखकर ही कर रहा था कि उसकी छोटी सी बीवी बर्दाश्त कर पाए। वहीं दूसरी तरफ युवान रूम में इधर से उधर टहल रहा था। उसे अब इंतजार था कि जल्दी तन्वी वॉशरूम से बाहर आए। वहीं तन्वी वॉशरूम के अंदर युवान का दिया हुआ ट्रैक पैंट पहनकर आईने के सामने खड़ी अपनी पीठ पर बने बेल्ट के निशान को देख रही थी। उसके ऊपर बस रेड कलर का इनर पहना था। उसके कंधे तक कर्ली बाल खुले थे और बालों के बीच भरा युवान के नाम का सिंदूर उसे आज एक अलग ही लुक दे रहा था। खुद को देख तन्वी ऊपर शर्ट करते हुए ऊपर टी शर्ट पहनते हुए कहती है, चल तन्वी अब शेर की गुफा में, क्योंकि जैसे ही तू बाहर निकलेगी वे दहाड़ते हुए तेरे ऊपर आएंगे और बोलेंगे झूठ, और अभी भी तू झूठ बोल कर ही आई है। लेकिन जैसे ही वे मेरे हाथ पर पड़े ये नीले निशान देखेंगे, मेरे पूरे शरीर में पड़े निशानों को देखने की जिद करेंगे, तब क्या करूंगी मैं। तन्वी खुद में ही लगी होती है। तभी उसे बाहर से युवान के गुस्से की चीखने की आवाज़ आती है, जो दरवाजे को जोर जोर से नॉक करते हुए कह रहा था, मिस शर्मा, दरवाज़ा खोलेंगी या मैं खोल के अंदर आऊँ? घबराइए मत, की है मेरे पास तो खुद बाहर आइए जल्दी। युवान बोल ही रहा था कि तुरंत दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आती है। तन्वी अपना सर झुकाए बाहर आती है। युवान तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब लाते हुए सबसे पहले उसके टी शर्ट के स्लीव को ऊपर करके देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि उसके पूरे बाह में गहरे नीले निशान थे। तन्वी को अब डर लगने लगता है कि कहीं युवान उसके पीठ के निशान ना देख ले। तन्वी बात को संभालते हुए अपना बाँह छुड़ाते हुए युवान को देखकर कहती है, सर छोड़िए ना, वे तो बस मैं गिरते पड़ती रहती हूँ ना, इस कारण ये निशान पड़ गए हैं। चलिए ना डिनर करते हैं, बहुत भूख लगी है। इतना बोलकर वे जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही युवान उसको पीछे से ही पकड़कर खींचते हुए खुद के करीब ला करता है और बिना टाइम वेस्ट किए ही उसके पीठ के साइड का टी शर्ट ऊपर उठा देता है। जैसे ही उसकी नज़र तन्वी के पीठ पर बड़े निशानों पर जाती है, वे थोड़ी देर के लिए जमसा जाता है। उसके हाथ जहाँ थे वहाँ रुक जाते हैं। उसके सामने तन्वी की गोरी पीठ थी, जिस पर जगह जगह बस लाल और नीले निशान भरे हुए थे। कुछ निशानों पर तो खून भी जमा हुआ था, जो फिलहाल सूख चुका था। उसे समझ नहीं आता कि वे क्या करे। जब तन्वी देखती है कि युवान बस वैसे ही उसके टी शर्ट को ऊपर किए उसकी पीठ को ही घूरे जा रहा है, तो वे तुरंत उससे दूर होकर अपने टी शर्ट को ठीक कर युवान की तरफ पलटती है और मुस्कुराते हुए कहती है, चलिए ना सर, डिनर करते हैं। युवान उसका हाथ पकड़ खुद की तरफ खींचता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसके बालों को सहलाकर बहुत ही प्यार से पूछता है, किसने किया ये आपके साथ मिस शर्मा? तन्वी को बहुत डर लगने लगता है। वो खुद को युवान से छुड़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, छोड़िए ना सर, जो हो गया सो हो गया। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही युवान गुस्से में से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मिस शर्मा, जो हो गया सो हो गया। नहीं बताइए ये किसने किया, या फिर मैं ये सब बातें कृतिका को बताऊं? युवान के मुंह से इतना सुनते ही तन्वी उसका हाथ पकड़कर तुरंत कहती है, नहीं नहीं सर, उसे मत बताइए, नहीं तो वह मेरे पापा और छोटी माँ को जान से मार देगी। तन्वी के मुंह से इतना सुनना था कि युवान उसकी दोनों बाहें पकड़कर खुद के करीब करते हुए गुस्से से कहता है, और आपको क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा उन दोनों को? तन्वी को अब रियलाइज होता है कि उसने जल्दबाजी में युवान को ये बता दिया कि ये जख्म देने वाले उसके पिता और उसकी सौतेली माँ थी। तन्वी अब खुद को संभाल नहीं पाती और युवान के सीने से लगकर रोते हुए कहती है, प्लीज़ ना सर, कुछ मत कीजिए। उनके साथ जो भी है, वो जैसे भी है मेरे पिता है, और जो औरत उनके साथ है वो उनकी पत्नी है, इस नाते मेरी माँ ही लगेगी ना। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी युवान अपनी आंखें ज़ोर से मीचता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, देखा जाएगा बाद में ये सब, अब रोना बंद कीजिए और चलिए पहले कुछ खा लीजिए, फिर मैं आपके जख्म पर दवा लगा दूंगा, आपको आराम मिलेगा। युवान की बातें सुनकर तन्वी का मुंह बन जाता है अब, और उसे अब शर्म आने लगती है, ये सोचकर कि उसने अभी उसके पूरे पेट को देखा है और दवा लगाने की बात कर रहा है। लेकिन वो कुछ ना बोलकर अपना सर हाँ में हिलाकर सोफा की तरफ बढ़ जाती है। युवान अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज करता है। वे तुरंत खुद डिनर करने बैठ जाते हैं। तन्वी मिरर के सामने खड़ी खुद को देख
मुस्कुरा रही थी। उसने अभी युआन की टी-शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहने हुए थे जो बहुत ही ज़्यादा ओवरसाइज़ थे, लेकिन उनमें तन्वी बहुत क्यूट लग रही थी। वो कभी अपनी माँ का सिंदूर देखती तो कभी अपने गले में झांकता उसका मंगलसूत्र। अभी वह अपना हाथ आगे कर अपनी मुट्ठी खोलती है जिसमें एक मेडिसिन रखी हुई थी। उस मेडिसिन को देख तन्वी मुस्कुराते हुए कहती है, शायद ही आज तक किसी ने मेरी इतनी केयर की हो। माँ और कृतिका को छोड़कर आप पहले मर्द हो जो मेरी ज़िंदगी में आए हो। नहीं तो थोड़ी देर पहले तक तो मैं अपनी ज़िंदगी उस इंसान के हवाले कर ख़त्म ही कर चुकी थी। अब वे फिर तब वे सिर्फ उस मेडिसिन को देख याद करती है किस तरह युवान ने उसे मेडिसिन खाने को बोलकर किसी काम से भाग गया था। तन्वी तुरंत वो मेडिसिन खाकर रूम में चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन फिर चुपचाप बेड के एक साइड जाकर ब्लैंकेट से खुद को कवर कर आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगती है। वहीं युवान बाहर गार्डन में टहलते हुए फ़ोन पर किसी की बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ उसका एक आदमी उसे तन्वी की इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि किस तरह तन्वी को अनमोल बाजपेयी से शादी करने के लिए फोर्स किया गया था। यहाँ तक कि उसकी स्टेप मदर ने उसे शादी से एक रात पहले बेल्ट से बहुत मारा था, लेकिन जब बात उसके भाई पर आई तब जाकर वो शादी के लिए राजी हुई थी। पूरी बात सुनकर युवान को अब तन्वी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसे वे वक्त याद आने लगा जब उसने तन्वी को ऑफिस में बहुत परेशान किया था। युवान वहीं रख के बेंच पर बैठते हुए अपने बालों को दोनों हाथों से खींचकर हल्का इरिटेट होते हुए कहता है, क्या करूं अब, कहीं उससे शादी कर मैंने भी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर दी। फिर अपने ही सवालों का जवाब देते हुए कहता है, शायद नहीं, क्योंकि अगर मुझसे शादी कर उसकी ज़िंदगी बर्बाद होती तो कृतिका कभी भी मेरी शादी उससे नहीं करवाती। लेकिन मैं भी क्या करूं, नहीं कर सकता मैं अब किसी से प्यार। अपनी ज़िंदगी में मैंने जितना भी बुरा किया है और सबसे ज़्यादा तो कृतिका के साथ किया था, तो अब किस मुँह से किसी को खुद से प्यार करने को बोल सकता हूँ। और तन्वी वो तो कितनी इनोसेंट है, शायद मैं उसे डिजर्व नहीं करता। वो मुझसे अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। युवान खुद में ही उलझा हुआ था, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। इतनी रात को किसी का टच फील कर युवान तुरंत सीधे पीछे पलट कर देखता है तो उसे हैरानी होती है, क्योंकि उसके पीछे सूर्य था। हमेशा की तरह सूर्य के एक्सप्रेशन प्लेन ही थे। सूर्य को देख युवान जैसे ही उठने को होता है, सूर्य उसके पास बेंच पर बैठते हुए कहता है, कभी कभी हमें अपने पास्ट को भुला देना चाहिए। मैंने भी कृतिका के साथ बहुत बुरा किया था। ऑलमोस्ट उसे इतना डरा दिया था कि मेरी आवाज़ सुनकर ही वे कांपने लगती थी। लेकिन मुझे जल्दी ही अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और अब देखो मुझे जैसे शेर को वे झुका के रखती है अपने सामने। तुम भी अपने रिश्ते को एक मौका दो। और रही बात तुम्हारी कृतिका के साथ बुरा करने की, तो अब वो पुरानी बातें हो गई हैं। शायद मुझे अपने बात कृतिका को लेकर तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है जितना मुझे खुद पर है। तो सब भूल कर आगे बढ़ो। मुझे पता है कृतिका के लिए अब तुम्हारे दिल में कोई गलत फीलिंग नहीं है। इतना बोलकर सूर्य उठकर घर के अंदर चला जाता है। युवान अब उसकी बातों को सोचता रह जाता है, लेकिन अब उसकी परेशानी दूर हो चुकी थी और वे शादी को एक मौका देने के लिए राजी हो गया था। थोड़ी ही देर में युवान अपने कमरे में आता है और लोग कर अपने कदम पेड़ की तरफ बढ़ा देता है। तभी उसकी नज़र तन्वी पर जाती है जो पेड़ की एक साइड खुद में सिमटी सो रही थी। उसे देख कर युवान को हल्की सी हंसी आ जाती है, क्योंकि उसने ही तन्वी को वार्निंग दी थी कि वे इधर-उधर सोई तो वे उसे उठाकर बाथटब में बैठा देगा। इसी डर से तन्वी ने बेड पर सोना ही सही समझा था। युवान बेड के साइड डोर से क्रीम निकालता है और तन्वी के पास बेड उसे देखता है। तन्वी पेट के बल सोई हुई थी, शायद पीठ में चोट की वजह से उसे दर्द हो रहा होगा। युवान धीरे से उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और हल्के हाथों से उसकी टी-शर्ट थोड़ी ऊपर करता है। तभी उसकी नज़र उसके इनर के स्टेप और हुक पर जाती है। ये देख उसे वो दिन याद आता है जब पहली बार उसने तन्वी को इस तरह इतने करीब से टच किया था। उसने इनर के हुक खोलकर उसकी पीठ के जख्मों पर हल्के हाथों से दवा लगा दी। दवा लगाकर उसने उसकी पीठ को खुला ही छोड़ दिया और एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया ताकि रूम गर्म रहे और तन्वी को ठंड ना लगे। फिर वह अपनी जगह पर आकर लेट गया और थके होने के कारण उसे तुरंत नींद आ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 7 बजे तन्वी की नींद खुलती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है, उसके सामने युवान का हैंडसम चेहरा था। सोने के कारण उसके बाल बिखरे हुए थे और हमेशा कोल्ड लुक देने वाला इंसान सोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। युवान को देखते देखते तन्वी उसमें खो जाती है। तभी डोर नॉक होता है जिसकी आवाज़ से तो वो होश में आती है, लेकिन जैसे ही वो होश में आती है उसकी नज़र खुद पर पड़ जाती है। उसके इनर के हुक्स खुले हुए थे और उसकी टी-शर्ट पीछे से ऊपर हुडी हुई थी। ये देखकर उसे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ युवान का ही काम हो सकता है। उसे ये भी यकीन था कि युवान ने कोई गलत नीयत से कुछ नहीं किया होगा। तब एक बार फिर नॉक होता है। तन्वी उठकर खुद को एक चादर से कवर करती है और डोर खोलकर बाहर देखती है। बाहर एक लेडी सर्वेंट हाथ में थाल लिए खड़ी थी। तन्वी को देखो थाल आगे बढ़ाते हुए कहती है कि बड़े सर ने भिजवाया है आपके लिए। तन्वी वे थाल
लेकर दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही वह टेबल पर रखे थाल से कपड़ा हटाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। थाल में एक सुंदर लाल साड़ी, मैचिंग डायमंड ज्वेलरी और श्रृंगार का सारा सामान था। तन्वी मुस्कुराते हुए कहती है, सच में कृतिका, तू बहुत लगी हो जो तुझे शौर्य जी जैसे हस्बैंड मिले हैं। मुझसे तो कोई रिश्ता भी नहीं है अभी तक, फिर भी उन्होंने मेरे बारे में सोचा। इतना बोलकर वो साड़ी लेकर बाथरूम में चली जाती है। शौर्य और कृतिका का कमरा। वहीं शौर्य के कमरे में शौर्य आराम से बेड पर सोया था। तभी उसके पूरे शरीर पर जोरदार पानी की धार आकर लगती है। वो हड़बड़ाकर उठता है तो देखता है कि कृतिका हाथ में बुकेट लिए खड़ी थी और उसका चेहरा गुस्से से लाल था। सूर्य बेड से उठकर जैसे ही उसके पास आने लगता है, कृतिका सोफे के ऊपर खड़े होकर चिल्लाती है, खबरदार सूर्य, जो आप मेरे पास भी आए तो अभी तो बस पानी ही डाला है, अब घर का सारा सामान आपके सिर पे फोड़ दूंगी। अपनी छोटी सी बीवी को दहाड़ते देख सूर्य मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, चल सूर्य, अब मना अपनी बीवी को। रात में बहुत हीरो बन रहा था, अब बताएगी ये तुझे। सूर्य जैसे ही ये कदम आगे बढ़ाता है, उसके सीने पर पानी से भरा एक बैलून आकर फटता है। कृतिका के हाथों में ढेर सारे बैलून थे। सूर्य मुस्कुराते हुए कहता है, अब माफ भी कर दो जान, जो हो गया सो हो गया। कृतिका एक के बाद एक बैलून फेंकते हुए बोलती है, अच्छा माफ कर दूं, आपने किया था मुझे कल माफ, कितना दर्द से हो रहा है मुझे, लेकिन आपने तो वे सब किया था ना। सूर्य उन बैलून से बचते हुए तुरंत कृतिका के करीब आता है और उसे कमर से पकड़कर गोद में उठा लेता है। वो उसे अपने सामने खड़ा कर एक झटके में अपनी कमर में बंधा टॉवल निकालकर जमीन पर फेंक देता है और शरारती अंदाज में कहता है, लो तुम भी कर लो वे सब जो मैंने कल किया था तुम्हारे साथ। सूर्य को इस तरह देख कृतिका तुरंत पीछे पलट जाती है। सूर्य उसे फिर से गोद में उठाते हुए कहता है, अब शर्माना क्यों, सब चीज तो पहले ही देख ली है तुमने, चलो अब साथ में नहाकर आते हैं। करीब 1 घंटे बाद कृतिका ड्रेसिंग टेबल के सामने मुंह फुलाकर तैयार हो रही थी और सूर्य हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखा रहा था। कृतिका के फूले हुए गाल देखो कहता है, अच्छा बाबा सॉरी ना, तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे करीब आने से मैं खुद को रोक नहीं पाता। कृतिका उसे घूरते हुए कहती है, रात से लेकर अभी तक आपने कितने बाहर किया है पता है आपको, 1 महीने का कोटा दिन में ही खत्म कर दिया आपने। सूर्य मुस्कुराते हुए उसे पीछे से गले लगाता है और कहता है, अच्छा बच्चे सूर्य, आज के बाद ध्यान रखूंगा कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो, अब मान जाओ ना प्लीज़, नहीं तो मेरा मन ऑफिस में नहीं लगेगा। कृतिका मुस्कुराते वह कहती है, ठीक है माफ़ किया। तभी उसे तन्वी की याद आती है और वे खड़ी होकर कहती है, अरे मैं भी ना खुद में ही लगी हूँ, तन्वी के पास तो पहनने को कुछ है भी नहीं, मैं उसे कुछ देकर आती हूँ। सूर्य उसे वापस बैठाते हुए कहता है, तुम टेंशन ना लो, मैंने रात में ही सारा इंतजाम कर दिया था, थोड़ी देर में उसके सारे कपड़े पहुंच जाएंगे, अभी तुम ब्रेकफास्ट करो, मेरे कारण बहुत थक गई हो तुम। सूर्य उसे खुद अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराता है और उसे बेड पर आराम करने का बोलकर खुद लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ जाता है। युवान का कमरा। युवान की नींद चूड़ियों की खनक से खुलती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, उसके सामने तन्वी की चूड़ियों से भरे हाथ आते हैं जो साड़ी के प्लेट्स ठीक कर रहे थे। तन्वी ने लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनी थी, उसके गोरे बदन पर लाल रंग बहुत खिल रहा था। युवान की नज़र तन्वी के चेहरे पर जाती है जो आज बिल्कुल अलग लग रहा था। माथे पर सजा सिंदूर और बिंदी उसे बहुत ही सुंदर बना रहे थे। युवान उसमें खोया ही हुआ था कि तभी तन्वी की नज़र उस पर पड़ती है। वे अपना काम छोड़कर युवान को देखते हुए थोड़ा हिचकते हुए कहती है, सर आप जाग गए। तन्वी की आवाज़ से युवान अपने सेंसेज में आता है और अपने गले को साफ करते हुए वो एक बोसी एटीट्यूड रखते हुए बोलता है, क्यों मिस शर्मा, अब मैं क्या आपसे पूछ कर जागूंगा। फिर वह तन्वी को घूरते हुए कहता है, वैसे आपने तो कल रात कहा था कि आपके पास कपड़े नहीं हैं, तो फिर ये साड़ी और जेवर कहाँ से आए। युवान का सवाल सुनकर तन्वी खुद को देखकर कहती है, अच्छा यह साड़ी, ये तो जी सोरी चीज़ों ने दी ना, मतलब भिजवाई थी सर्वेंट के हाथों से। तन्वी के मुंह से ये सुनकर कि सूर्य ने उसके लिए कपड़े भिजवाए हैं, युवान को कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। वैसे तो दोनों में ज़्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन सूर्य कुछ ऐसा ही कर जाता था कि युवान के मन में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती थी। युवान खुद में ही खोया हुआ था और लगातार फ्लोर को घूरे जा रहा था। वहीं तन्वी जो बड़ी देर से उसे देख रही थी, उससे कुछ बोलने के लिए जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाती है, उसका पैर साड़ी में फंस जाता है। वो जैसे ही गिरने वाली होती है, उसकी हल्की आह निकल जाती है। उसे सुनकर युवान तुरंत होश में आता है और खड़े होकर उसका हाथ पकड़कर उसे खुद की तरफ खींच लेता है। इस कारण दोनों का ही बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों पेड़ पर एक साथ गिर पड़ते हैं। गिरने के साथ ही तन्वी जो युवान के ऊपर गिरी थी, उसके होठ अपने आप युवान के होठों के कोनों को छू जाते हैं और युवान का हाथ तन्वी की खुली कमर पर चला जाता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि दोनों को ही कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही दोनों होश में आते हैं, युवान अपने होठों के कोनों पर तन्वी के होठ फील करता है, तो वहीं तन्वी अपनी कमर पर युवान का
हाथ महसूस करती है। दोनों तुरंत एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और युवान बिना एक पल गवाए वॉशरूम में के अंदर चला जाता है। वहीं तन्वी अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देती है। बालकनी में आकर तन्वी अपने सीने पर हाथ रखकर खुद के धड़कते दिल को महसूस कर रही थी और धीरे धीरे सहलाते हुए शांत कर रही थी। उसे बार बार अपने होठों से युवान के होठों के कोने को छूना याद आ रहा था और उसे बहुत ही एम्प्रेसिंग फील हो रहा था। तन्वी अपना चेहरा रोने जैसा बनाते हुए कहती है, ये क्या हो गया? मैंने तो उन्हें ऑलमोस्ट किस ही कर दिया था। आज क्या सोच रहे होंगे वो? शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और इस लड़के ने मुझे किस कर दिया। अब कैसे जाऊंगी उनके सामने? एक काम करती हूँ, वो बाहर आए उससे पहले ही मैं बाहर निकल जाती हूँ और जब वे ऑफिस चले जाएंगे तब आऊँगी रूम में और रात में उनके आने से पहले ही खा पी कर सो जाऊँगी। तन्वी अपने बनाए प्लान पर बहुत प्राउड फील कर रही थी। तभी उसके कानों में युवान की आवाज़ आती है। जब वे पर्दे को थोड़ा हटाकर रूम में देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि युवान ने अभी भी अपनी कमर पर बस एक ब्लैक टॉवल लपेटा हुआ था और फोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहा था। युवान को उस तरह देखकर अब तन्वी की बीट बढ़ रही थी। हुआ ये था कि युवान वॉशरूम में शावर ले रहा था। तभी उसका फ़ोन कंटिन्यूअसली बजे जा रहा था। इस कारण युवान बहुत वॉशरूम के अंदर से ही तन्वी को आवाज़ देता है, लेकिन वो बालकनी में थी इसलिए कुछ सुन नहीं पाती। युवान को लगता है कि तन्वी शायद रूम के बाहर चली गई है। फिर भी वो वॉशरूम का डोर हल्का सा खोलकर अपना सिर बाहर निकालता है, लेकिन तन्वी को रूम में ना पाकर वो टॉवल में ही बाहर आ जाता है। वहीं तन्वी एकटक बस युवान को ही घूरे जा रही थी। उसकी नज़र युवान के एब्स और सेब कमर से हट ही नहीं रही थी। वहीं युवान को खुद पर किसी की नज़र फील होती है, जिस कारण वे कॉल कट कर अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाने लगता है। तभी उसे बालकनी में पर्दे के पीछे किसी की परछाई नजर आती है और वह बिना सोचे समझे तुरंत बालकनी के ग्लास डोर को स्लाइड कर देता है। ग्लास हटते ही उसके पीछे पर्दे के सहारे खड़ी तन्वी युवान के ऊपर आकर गिरती है और उसके दोनों हाथ अपने आप युवान के नंगे सीने पर आ जाते हैं। तब युवान उसे तुरंत सीधा खड़ा करके घूरते हुए कहता है, ये क्या है मिस शर्मा? मुझे पता नहीं था आपको लड़के ताड़ने की आदत भी है। युवान का ताना सुनकर तन्वी गुस्से से घूरते हुए कहती है और घूरती है और गुस्से में कहती है, लड़कों को नहीं ताड़ रही थी, अपने पति को ताड़ रही थी। और अगर आपको इतनी ही तकलीफ है मुझे ताड़ने से तो पूरे कपड़ों में रहा कीजिए। नहीं ताड़ूंगी। तन्वी जो पल में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। जब उसे खुद ये रियलाइज़ होता है कि वह बिना एक पल गवाए हवा की स्पीड को भागते हुए रूम के बाहर निकल जाती है और युवान बस उसके भागने की स्पीड देखता रह जाता है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ सूर्य का कमरा। कृतिका अभी सूर्य के दोनों हाथ पकड़े बेड पर बैठी थी और उसने करीब आधे घंटे से उसे रूम में रोका हुआ था। वहीं सूर्य मुस्कुराते हुए उसे घूरे जा रहा था, क्योंकि कृतिका का चेहरा उतरा हुआ था। जब सूर्य देखता है कि कृतिका उसे अभी भी नहीं छोड़ रही, तब एक लंबी सांस लेकर कहता है, यह क्या बेबी, इस तरह हम कब तक रूम में बैठे रहेंगे? बाहर तो जाना होगा ना। कृतिका अपना मुंह रोने जैसा बनाते हुए कहती है, बाहर कैसे जाऊं? सॉरी, सब क्या सोचेंगे? शादी युवान और तन्वी की थी और सुहागरात हम मना रहे हैं। सब बाहर सुबह सुबह ही आ गए होंगे और हम दोपहर के 12 बजे तक रूम में ही हैं। सूर्य उसे खड़ा करके उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहता है, रात का छोड़ो, फिलहाल तो तुम सबको ये सोचने पर मजबूर कर रही हो कि हम दोपहर तक क्या कर रहे हैं। इतना बोलकर वो डोर खोलकर बाहर निकल जाता है। तभी कृतिका की नज़र डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही तन्वी पर जाती है। तन्वी को नए रूप में देख कृतिका खुशी के मारे सब भूल जाती है और सूर्य का हाथ छोड़ दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी सीढ़ियों पर उसका पैर स्लिप करता है और वो जैसे ही गिरने वाली होती है, युवान उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। तब नीचे खड़ी अनाया तन्वी के कान में कुछ कहकर जाती है और तन्वी उसके पीछे बाहर की तरफ निकल जाती है। तन्वी अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे अपने सामने खड़ी अनाया को घूर रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो।